गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप पता है हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किए थे और रिएक्शन मैकेनिज्म में हम ये बताए थे आपको कि बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग, ये है रिएक्शन। और रिएक्शन की कोई मैकेनिज्म है और मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट बनता है। उस इंटरमीडिएट की स्टडी अपन यहाँ कर रहे थे, समझ रहे हो। जब भी कोई अभिक्रिया होती है बंध टूटता है, टूटने के बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है। जो बंध टूटा, जो बना वो इंटरमीडिएट है वहाँ। तो हम इंटरमीडिएट की जो है इंफॉर्मेशन आपको दे रहे थे और ये बताया था कि बंध जो टूट रहा है वो दो प्रकार से एक समांश विखंडन था, दूसरा विषमांश विखंडन था। समांश विखंडन में बताया था कि मुक्त मूलक बन रहे हैं, विषमांश विखंडन ने बताया था कि धनायन और ऋणायन बन रहे हैं। हम उस धनायन के बारे में पढ़ रहे थे और पहला लिया था कि जब वो धनायन कार्बन पर होता है तो उसको कार्ब धनायन कहते हैं। उस कार्ब धनायन की जानकारी आप लोगों को दे रहे थे। उसमें आपको संकरण बता दिया था, उसके गुण बता दिए थे, ये सब बताया था, ठीक है। और इसके बाद अपने पास जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें आ रहा है वो है कि कार्ब धनायन के स्थायित्व के बारे में, ठीक है। तो कार्ब धनायन के स्थायित्व के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। बताने से पहले मैं आप बता दूं कि ये कार्बन पॉजिटिव है, समझ में बात है। और आपको मैं ये बता चुका हूं कि ये इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र है, यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कोई भी ऐसा कारक जो यहां इलेक्ट्रॉन देगा इसको स्थायी कर देगा। कोई भी ऐसा कारक जो यहां इलेक्ट्रॉन देगा इसको स्थायी कर देगा। 6 इलेक्ट्रॉन बता रहे थे हम आपको, ये लुईस अम्ल था, इलेक्ट्रॉनों की कमी थी। तो कोई भी ऐसा कारक जो इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दे या इलेक्ट्रॉन प्रणिक प्रभाव के द्वारा दे, किसी भी तरीके से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो इसको स्थायी कर रहा है। समझ में आ रही बात, याद रखना ये। और कोई भी ऐसा कारक जो इससे इलेक्ट्रॉन, बंध के इलेक्ट्रॉनों को बाहर की ओर खींच रहा है, बाहर की ओर खींच रहा है, वो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। यानी पहले इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन को और कम कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो स्टेबिलिटी को बेकार कर रहा है, स्टेबिलिटी कम हो गई है वहां। ये बात आपको याद रखनी है। कोई भी कारक जो यहां इसको इलेक्ट्रॉन दे वो इसके स्थायित्व को बढ़ा रहा है, ये खास बात है, ठीक है। तो हम इसी को अप्लाई करते हुए आपको कार्ब धनायन के स्थायित्व का सामान्य क्रम बताते हैं। कार्ब धनायन के स्थायित्व का एक क्रम है जो आपको याद रखना है, जिसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उस क्रम में ये देखो इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम है ट्रोपाइलियम। इसका नाम क्या है? ट्रोपाइलियम है, यस। इसके बाद देखिए आप, मेरे पास कार्बन पर पॉजिटिव है और यहाँ बेंजीन वाला है, ठीक है। ऐसी ही बेंजीन वाला यहाँ भी है, यूं। अब बच्चों यहाँ बेंजीन वाला नहीं बनाकर हम केवल पीएच लिख दें तो बात ये है, फिनाइल ग्रुप, ठीक है। 3 बेंजीन वाला आप ऐसे बना सकते हैं, पीएच भी लिख सकते हैं, ये बेंजीन वाले और यहाँ कार्बन इस पर प्लस बना दिया, ठीक बात। और यहाँ आप ऐसे भी बना सकते हैं इस रिंग को यूं, या पीएच लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन है यहाँ, ऐसा धनायन हो। इसके बाद यहाँ आप देखिए, इसको हम केवल पीएच लिख सकते हैं,
हर तरीके से मैंने लिख के बता दिया है। आप यहाँ पीएच लिखें, यहाँ पर धनावेश बनाएं, तो एक तरीके से बेंजीन इंजीनियरिंग हो गई है। आगे इसमें ऐसा बना दें, ऐसा बना सकते हैं। इनमें अपने को एक स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। यहां डायरेक्ट रिंग भी बना सकते हैं और बॉन्ड भी बना सकते हैं, ये वाला। अभी आपको यहां समझाएंगे भी हम लोग। आप इनको देखिए, वन बाय वन समझेंगे उसके बाद। ये सब है और इनमें अपने को स्टेबिलिटी देखनी है, स्थायित्व देखना है। तो मैं आपको बताता हूं स्थायित्व के लिए क्या देखें। पहले स्थायित्व के लिए देखें कि जिस धनावेश को जितना ज़्यादा रेजोनेंस मिल रहा है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि जब रेजोनेंस हो रहा है तो वहाँ स्थायित्व आ रहा है। देखिए ये वाला जो है, इस धनावेश को ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, आगे चल रहा है, इधर से भी मिल रहा है। दूसरी बात, ये रेजोनेंस मिलने के बाद खुद जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, यानी अनुनाद जब चल रहा होता है, जैसे इसकी मैं एक अनुनादी संरचना बनाऊं आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैंने ये कहा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये था, अब धनावेश यहाँ आ गया, अभी भी ये एरोमेटिक है। अगर मैं इसकी अनुनादी संरचना ये देखता हूं, अभी भी एरोमेटिक है, समझ ये बात। तो एरोमेटिक अनुनाद होने के दौरान भी इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो बरकरार है। तो ये जो ट्रोपाइलियम है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब स्टेबल होता है। ट्रोपाइलियम के अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला है। दूसरी बात, रिंग में ही धनावेश आ रहा है, ये तो इस तरीके से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ हुआ है। इसके बाद देखो आप क्योंकि आगे जो कहानी आने वाली है, SN1 रिएक्शंस आने वाली हैं, आगे जो मैकेनिज्म आने वाली हैं और बहुत जगह आने वाली हैं, वहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली हैं, ठीक है। तो अब ये देख लिए, देखो इसमें क्या होता है, मैंने आपको अनुनाद बताया था, यहाँ बता देता हूँ। जैसे यहाँ प्लस था, इसमें आपको अनुनाद सिखाया मैंने कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो गया, यहाँ प्लस आ गया, इस तरीके से हो गया। और ऐसे कुल मिला के जो है ये अनुनाद में जाता है। इसका जो अनुनाद है वो इतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है जितना ज़्यादा ट्रोपाइलियम का है, लेकिन ये मान के चलो कि ये जो धनावेश है बेंजीन वलय के पड़ोस में जो धनावेश है वो इस वलय में अनुनाद करता हुआ जाता है। इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, धनावेश अंदर चलता है, इससे इसके पास में स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि धनावेश जो था, जो पॉजिटिव चार्ज था, वो इसमें स्प्रेड हो रहा है एक तरीके से, यानी वो डीलोकलाइज हो गया है वहाँ। तो कुल मिला के कहानी ये है कि जो धनावेश है वो अलग अलग जगह जा रहा है, तो एक ही जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जो कमी आई है वो उतनी नहीं मिलती है। कुल मिला के जहाँ अनुनाद है वहाँ अनुनाद से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, बस स्टेबिलिटी आ गई। अनुनाद से इसको इलेक्ट्रॉन मिला है और मिलना चाहिए, हमने कहा है इसको इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा मिलेगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आएगी। तो इस तरीके से ये एक रिंग इधर से इसको इलेक्ट्रॉन देती है, यूं ये वाली वलय है, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको देती है और ये वाली भी देती है, तीन तरफ से बेंजीन वलय जाकर इसको अनुनाद देती है, इसलिए ये इन दो वाली वलय की तुलना में ज़्यादा स्टेबल है। तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका स्थायित्व ज़्यादा है, क्योंकि धनावेश को तीन वलय के द्वारा अनुनाद द्वारा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। हमने ये कहा था शुरू में ही
और अभी भी ये कहता हूं कि धनावेश को जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो उसकी स्टेबिलिटी को उतना ही ज़्यादा बढ़ा रहा है। जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो कहने वाला यह है कि यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं 3 वलय से, यहाँ 2 वलय से मिल रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी इसकी तुलना में कम हुई। अगर अपन इनकी बात करें, हाँ, और मैं ये भी बता दूं कि इनमें ऐसा किसी में भी नहीं हो रहा है कि अनुनाद के द्वारा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हो धनावेश को, इसलिए इनका तो स्थायित्व कम था ही था, इनमें अनुनाद हो रहा था इसलिए इनका स्थायित्व ज्यादा है। इनमें भी अपने को कम ज्यादा देखना है कि कौन सा अच्छा और कौन सा बेकार। 3 वलय वाला ज्यादा, 2 वाला उससे कम। अब इसमें एक ही वलय है लेकिन इसकी तुलना में ये ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस वलय, देखो बेंजीन वलय का तो अनुनाद मिलेगा ही मिलेगा, बेंजीन वलय का तो अनुनाद मिलेगा मिलेगा, साथ में इस पाइबंध का भी अनुनाद इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अनुनाद के द्वारा आएगा, साथ में हाइपर कंजुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेगा। ये सब मैं सिखा चुका हूं। अनुनाद बोलूंगा बस, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो पहले सिखा चुका हूं। अति संयुग्मन बोलते समझ में आ जाना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा तो अति संयुग्मन देखें। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मिल रहा है, समझ में आ रही बात? तो इस धनावेश को दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इसकी तुलना में ज्यादा है। और इसमें जो है दोनों वलय हैं, इसलिए दोनों वलय हैं तो इसकी तुलना में इसका स्थायित्व ज्यादा है, क्योंकि ये वाला इससे कैंसिल हुआ और इसकी तुलना में ये वलय ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पा रही है। अगर हम इसको ढक लें और इन दोनों में तुलना करें, जैसे मान लीजिए अपन इसकी तुलना करें तो इन दोनों में ये ज्यादा अच्छा होगा। अगर ये पार्ट नहीं है तो अगर इन दोनों की तुलना करें तो ये वाला पार्ट मैंने ढक लिया है। अब देखो इसके पास बेंजीन वाला है, उसके पास में ऐसा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा निकल कर आती है, तो ये ज्यादा हुआ। यहां पर इससे तो ये कैंसिल हुआ, इसका अतिरिक्त अनुनाद इसको ज्यादा स्थायी कर देता है। ये वाला आप लोगों को ध्यान रखना है, हाँ ना, मैं बता दूं पहले ही आपको, ठीक है? इन दोनों का आप अच्छे से देख लो एक बार। ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है जिसको हिंदी में कहते हैं बेंजिल, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बेंजिल। वो ये लिख देंगे बेंजिल कार्बोनाइन, बेंजिल कार्बोनियम, ठीक है, ये हो गया। और ये है टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। इन दोनों की कहानी सुनाता हूं मैं आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां मैं आपको बता दूं यहां कि ये जो है, ये जब एग्जाम में आया था उससे पहले इसको लोग ज्यादा स्टेबल बता रहे होते थे। क्यों? क्योंकि यहां 9 अति संयुग्मी हाइड्रोजन है और 9 अति संयुग्मी हाइड्रोजन का जो प्रभाव था वो इसकी तुलना में ज्यादा माना जा रहा था, ठीक है? जब यहां से क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में यहां Cl था और यहां भी Cl था। ये AIPMT में क्वेश्चन आया था और उसमें यहां भी Cl था और यहां भी Cl था। फिर उसने पूछा था कि कौन सा SN1 अभिक्रिया में अधिक स्थायी मध्यवर्ती कार्बोनाइन बनाता है। तो होता क्या था कि जब जो NTA वगैरह आंसर की जारी करती है उससे पहले लोगों का यही मानना था कि भाई ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, जैसा कि आज भी हो रहा है। आज भी देखो जब नीट का एग्जाम लगता है, NTA की आंसर की आती है उससे पहले बड़े बड़े दिग्गज और बड़ी बड़ी कोचिंग भी 1-2 क्वेश्चन में तो माफी मांग ही लेती हैं कि NTA ने कुछ दिया है, हम कुछ और पढ़ा रहे थे, हम कुछ और थे। बात समझ में आ रही होगी मेरी? तो जब वहाँ 500-500 लोग एक ही सब्जेक्ट के लोग लग रहे हैं, उसके बाद भी वही कि जब तक NTA नहीं देता तब तक वो डाउट में चलते रहते हैं। इन 1-2 साल में फिर भी कम आए। इससे पहले तो NTA के आंसर की और बड़ी बड़ी कोचिंग का मैं नाम नहीं लूंगा, उनके 4-5 क्वेश्चन के आंसर में डिफरेंस हुआ करता था।
क्यों? क्योंकि एनटीए अलग अंदाज में सोचता है, उसका अलग तरीके से मानना होता है, वो अलग तरीके से करके मान आते हैं थोड़ा सा, तो दो चार कंट्रोवर्सी रहती है उसमें। बात समझ आ गई? तो आप एक दो क्वेश्चन को लेकर ये सोचें कि साहब ये तो है ना, इसकी वजह से मेरा और हो गया, एक दो क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता है अगर बाकी सब आपकी तैयारी अच्छी होती है तो। ठीक है, तो आप इस बात को तो मान ही लो कि भाई एनटीए और जो बड़ी बड़ी कोचिंग चल रही हैं उनमें एक दो क्वेश्चन में आ जाती है। तो उस समय तक जो एनटी की आंसर की आई थी उससे पहले भी ये बताया गया था कि इसका ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन उसके बाद में जब एनटीए ने जारी किया तो उसने कहा कि नहीं, ये वाला ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, और ये एआईपीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को भी यही ध्यान रखना है और आगे से यही फॉलो करेंगे आप लोग कि इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है उसने ये माना कि यहाँ रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेंट है और इनकी स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल सी ही निकल कर आती है स्टेबिलिटी। लेकिन जब एक बार ये गवर्नमेंट या एनटीए ने आंसर की जारी करके कह दिया कि यही वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो अपने को क्या दिक्कत है, अपन भी कह देंगे ये ज़्यादा स्टेबल है। तो अब कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है, कहीं सॉल्व करते हैं आप लोग, तो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल आप बेंजाइल कार्बोकेटाइन को बोलेंगे, आप बेंजिल कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबल मान के चलेंगे ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ फिनाइलिन। बात समझ आ गई? तो ये आपको एक ध्यान रखना है और ये विशेष है, इसमें आप जो आपके जो नोट्स दिए हैं उसमें भी आप करेक्शन इसको कर लेंगे। समझ में ये बात, ये ध्यान रखेंगे भाई। आगे चले। यस, ये अब मेरे पास आ गया टर्सी ब्यूटाइल। अब देखो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए 9 हाइड्रोजन उपलब्ध हैं, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन होती हैं, 3 3 6 3 9 ये बता रखा हूं। और वहां पर ये बताया था कि उसकी कंपेयर में ये वाला कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है और इसमें 3 ही है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी उससे कम है। ये पहले बता चुका हूं। यहाँ पर अतिसंयुग्मन या प्रेरणिक प्रभाव के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी उससे कम निकल कर आ रही है, इसका स्थायित्व उससे कम है। अब देखिए यहां रह गए ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर जो पॉजिटिव है वो सबसे कम स्टेबल है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव है और ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव है और इधर दोनों तरफ से sp कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। समझ आई बात? और इस वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है जो बेंजीन है उस पर जो धनावेश है वो कम स्टेबल होता है इसके कंपेयर में। तो आप लोगों को ये कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर है वो आपको हमेशा याद रखना है और जरूरत पड़ेगी तो आप ये कहेंगे, हम सामान्यतः ये कह सकते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तृतीयक कार्बोधनाइन का स्थायित्व द्वितीयक कार्बोधनाइन से ज्यादा होता है और द्वितीयक कार्बोधनाइन का स्थायित्व प्राथमिक कार्बोधनाइन से अधिक होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बात समझ आ रही? एक ये तक रखेंगे कि अगर कार्बन के साथ में सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड ही है, बाकी इस पर पॉजिटिव है, एक डबल बॉन्ड है और फिर पॉजिटिव है, एक ट्रिपल बॉन्ड है फिर पॉजिटिव है, तो स्टेबिलिटी उसकी कम होगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें पड़ोस में खींचने वाला sp कार्बन है, इसमें खींचने वाला sp2 कार्बन है। तो आप कई कॉन्सेप्ट लगाकर इनको ध्यान रख सकते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है भाई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी का यूज हम आगे करने वाले हैं। तो ये जनरल ऑर्डर समझने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा कार्बोधनाइन के स्थायित्व का। ठीक है, तो अब आपके सामने आ रहा है कार्बोधनाइन के स्थायित्व का क्रम लेकर क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं क्या, निम्न कार्बोधनाइन के स्थायित्व क्रम बताइए। यस, हम 1 बाय 1 लिखते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक साथ एग्जाम्पल लिखने से आप ना समझ नहीं पाएंगे, इसलिए एक एक लिखता जाऊंगा और एक एक समझाता जाऊंगा। और क्वेश्चन अपना है निम्न कार्बोधनाइन के स्थायित्व का क्रम बताइए। आपको एग्जाम में जो है ना कार्बोधनाइन लिखे हुए मिलेंगे और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर बताना पड़ेगा। जैसे इसमें आपको मैं पहला ले लेता हूँ, ये है ना, और ये
आपको बहुत कुछ सिखाएगा। एग्जाम्पल, यहाँ CH2 पर क्या है, प्लस है, और यहाँ पर आपको 3 ही कार्बन नजर आ रहे हैं, और इस पर यहाँ CH2 और ये प्लस है। यस, अब इसमें देखो आपको क्या लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि ये वाले इसको क्या करेगी, रेजोनेंस देगी। रेजोनेंस से इसके पास स्टेबिलिटी आएगी। आपको ये बिल्कुल, हमने आपको कहा है कि अगर धनावेश को अनुनाद के द्वारा इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसका स्थायित्व आता है। इसके पास अनुनाद में इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ही नहीं। बात समझ आ गई? तो अब अगर वही कॉन्सेप्ट लगाएं तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका स्थायित्व ज्यादा है, इसका स्थायित्व ज्यादा है। इसका नाम है बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजिल। बेंजाइल कार्बोकैटायन। इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल मेथिल कार्बोकैटायन, साइक्लोप्रोपाइल या प्रोपिल कहते हैं हिंदी में, साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकैटायन, ठीक है, CPM ये कह देते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों हुई, जबकि इसमें रेजोनेंस भी नहीं है, इसमें कोई रेजोनेंस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन नजर नहीं आ रहा है वो कौन सा वो बताएंगे, लेकिन रेजोनेंस नजर नहीं आ रहा है, आपने पढ़ा है, केवल प्रणीय प्रभाव नजर आ रहा है, फिर भी इसका स्थायित्व ज्यादा है। मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों है। देखो आप, ये जो कार्बन है, इस कार्बन का जो संकरण है, इस कार्बन का जो संकरण है वो sp2 है, और sp2 है तो इसके पास एक असंकरित पी कक्षक है जो खाली पड़ा है, इस पर प्लस है, समझ रहे हो? इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन प्लस आ रहा है और यहां पर ये है। और ध्यान दीजिए आप, ये अगर किसी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, अगर किसी वजह से इस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो इसको स्थायित्व मिलेगा। हमने कहा इसको इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, इस धनावेश को इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, यहां तो रेजोनेंस से मिल रहा है, यहां तो मिल ही नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्बन है ये sp3 है और ये भी sp3 है, और इसमें क्या है, जब sp3 कार्बन होता है तो बॉन्ड एंगल 109.8 होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होना चाहिए, और यहां आ रहा है 60 डिग्री का। तो इसमें क्या होता है कि 109 के बजाय 160 नहीं, 109 के बजाय केवल 60 आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब पास में आ गए, पास में आ गए तो यहां पर क्या हुआ, रिपल्सन बढ़ गया। बढ़ने से ये जो वलय है उसमें तनाव उत्पन्न हो गया, इसको वलय तनाव कहते हैं। जब वलय में है ना जितना कोण होना चाहिए उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब पास में आ गए, पास में आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो इनमें रिपल्सन होता है। तो यहाँ जो ये यहाँ है इसमें रिपल्सन होता है। मैं आपको बता रहा हूँ एक कि इसका जो ऑर्बिटल था इसके साथ क्या कर रहा था, अतिव्यापन कर रहा था, ठीक है, इस कार्बन के साथ, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब हुआ क्या कि यहाँ भी ऐसा ही था कि इसका ये ऑर्बिटल इसके ऑर्बिटल से अतिव्यापन कर रहा था और ये 2 इलेक्ट्रॉन थे। इन इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने से क्या हुआ, ये ऑर्बिटल थोड़ा ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया एक तरीके से, और ये इसके साथ अति संयुग्मन कर गया, इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से, समझ रहे हो? तो सारे बताने की जरूरत नहीं है, वो समझ में आ जाएगा अपने को कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वो इसके साथ क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। इधर इसके साथ जो ऑर्बिटल हैं, इसके साथ जो ऑर्बिटल हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो इसके साथ क्या कर गए, ओवरलैप कर गए, और ऐसे लगा कि ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इसको मिल रहे हैं, और इसको रेजोनेंस ही नाम दिया गया, इसको डांसिंग रेजोनेंस कह देते हैं। इसको क्या बोला गया है, डांसिंग रेजोनेंस ही बोला गया एक तरीके से। तो कहने का मतलब आप इसको ध्यान रखना कि साइक्लोप्रोपाइल मेथिल कार्बोकैटायन में इसको डायरेक्ट यहां से ओवरलैपिंग हो रही है ये, और इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाती है।
यानी इस अनुनाद से भी ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है इसकी स्टेबिलिटी। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो साइक्लोप्रोपाइल मेथिल कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी ज्यादा निकल कर आ रही है इसकी तुलना में। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। कारण क्या है, यहां वलय तनाव हुआ है। वलय तनाव होने से ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ एक तरीके से ओवरलैप करके ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इसको मिल रहे हैं। इसको बोल देते हैं रेजोनेंस, है डांसिंग रेजोनेंस बोल देते हैं, नाचने वाला, है ना। क्लियर हो गई। हाँ, पर इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ट्रोपाइलियम से कम होती है। जो ट्रोपाइलियम देखा था उससे क्या होती है, कम होती है। पॉजिटिव ये और ये ट्रोपाइलियम था, ट्रोपाइलियम का ज़्यादा होता है। तो पहला आपको मैंने बता दिया कि बेंजाइल से ज़्यादा सीपीएम का, सीपीएम से ज़्यादा ट्रोपाइलियम का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। ये आपको याद रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास ये कार्बन पर इस पर धनावेश है और इलेक्ट्रॉन देने के लिए 3 बेंजीन वलय हैं। एक ये रही, दूसरी ये रही। मैं अलग अलग डिजाइन में लिख दिया, इधर केवल पीएच लिख दिया, तीनों तरफ एक जैसा ही है, सही बात। और यहां ये कार्बन है, इस पर पॉजिटिव है, इधर साइक्लोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है, इधर साइक्लोप्रोपाइल, इधर साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। तो धनावेश तो वही है, इस पर एक बेंजाइल की तुलना में एक साइक्लोप्रोपाइल ज्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है धनावेश को। बात समझ, एग्जाम में पूछा ऐसा ही जाता है जिसमें आप तुलना कर सको, ऐसे नहीं एक ये दे दिया वो दे दिया, मर्जी से नहीं चलती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मर्जी से नहीं चलती है, ध्यान रखना आप। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन तीन तरफ से आ तो रहे हैं, लेकिन एक सीपीएम, एक साइक्लोप्रोपाइल एक बेंजाइल की तुलना में या फिनाइल वलय की तुलना में ज्यादा स्टेबिलिटी देती है, इसलिए इसका ऑर्डर ये निकल कर आ जाएगा। बात समझ आई। और देखिए आपके पास यहां से आपको मैं बोलूं तो यहां पॉजिटिव बना दिया, इसमें यहां पॉजिटिव बना दिया और इसमें यहां पॉजिटिव बना दिया। इसको मैंने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नंबरिंग दे दी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है। तो सामान्यतः अगर देखें तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। कैसे, अन्य 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, अन्य 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, अन्य 2 ही कार्बन जुड़ा हुआ है। हम सामान्यतः कह चुके हैं कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री की तुलना में, तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल हुआ। इससे कम होगा 2 डिग्री वाला यानी 3, और उससे कम हो जाएगा 1 डिग्री। तो एक तो ये है। बाकी हम ये कहेंगे यहां कि इसमें अतिसंयुग्मन के लिए कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ एक हाइड्रोजन, एक अतिसंयुग्मन। इसमें कितने, 3, 2 5 और 2 7, 7 अतिसंयुग्मन हो रहे हैं। इसमें 2 और 1 3 ही हाइपर कंजुगेशन हो रहे हैं। मुझे पता है हाइपर कंजुगेशन से इस धनावेश को स्टेबिलिटी मिल रही है, सबसे ज्यादा इससे मिल रही है, उससे कम इससे मिलेगी और सबसे कम इससे मिलेगी। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इससे मिल रही है, उससे कम इससे मिलेगी, सबसे कम इससे मिलेगी। तो बोलो ऑर्डर समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से अपने पास कार्बन के स्थायित्व क्रम निकल कर आता है। इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, मैं और बताता हूं आगे। फोर्थ देखिए आप, आपके जो नोट्स दिए गए हैं उसमें इसमें सीक्वेंस अलग हो सकती है भाई, आगे पीछे सीक्वेंस हो सकती है, पर मैं कोशिश करूंगा कि सारे एग्जाम्पल शामिल हो जाएं, ठीक है। यहां मैंने प्लस बना दिया, ठीक है।
इसमें मैंने यहाँ प्लस बना दिया और इसमें यहाँ प्लस बना दिया, नंबरिंग कर दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे कर दिया। अब देखो आप, अगर मैं स्टेबिलिटी देखूंगा तो मुझे पता है कि इस धनावेश को अनुनाद नहीं मिल रहा है, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर धनावेश है, इसको भी रेजोनेंस नहीं मिल रहा है, जबकि इस धनावेश को यहां से अनुनाद मिल रहा है। जिसको अनुनाद मिलता है वो ज्यादा स्थायी होता है, पहला से ज्यादा स्थायी। इनको अनुनाद नहीं मिल रहा है, ये कम स्थायी है। अब इनमें ये देखना है कि यहां पर इसको इस वाले को अगर देखें, है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पर धनावेश है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर धनावेश है। मैंने भी यहाँ लिखा था कि डबल बॉन्ड पर जो धनावेश है वो कम स्टेबल होता है सिंगल बॉन्ड वाले की तुलना में। तो सेकंड वाला जो है वो क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया थर्ड वाले की तुलना में, ये हो गया। इसके बाद और देखिए 5वां एग्जाम्पल, है ना, डबल बॉन्ड वही है, मैंने एक थोड़ा सा चेंज किया है बस प्रैक्टिस करवाने के लिए। आपको धनावेश का स्थायित्व पहचानना आना चाहिए। इसमें मैंने यहाँ धनावेश बना दिया, इसमें मैंने यहाँ धनावेश बना दिया, इसमें यहाँ धनावेश बना दिया। अब धनावेश को क्या मिलना चाहिए भाई, अनुनाद। अगर धनावेश को अनुनाद की बात करें तो इस धनावेश को अनुनाद मिल रहा है, जबकि इस धनावेश को भी अनुनाद तो मिल रहा है, इस धनावेश को अनुनाद नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो इसको अनुनाद नहीं मिल रहा है, तो ये सबसे कम स्थायी हो गया, 3 वाला सबसे कम हो गया। इन दोनों में बात करूं तो इसमें अनुनाद बराबर बराबर, इस धनावेश को भी अनुनाद मिला, इसको मिला, अनुनाद बराबर हुआ। लेकिन इस धनावेश को यहां अतिस्युग्मन देने के लिए कितने हाइड्रोजन है, यहां 2, ठीक है। इसके बाद में इस धनावेश को देखें तो इधर 3 है, इधर 2 है, 5, इधर वाले आएंगे वो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो नंबर इसको भी काउंट करते हैं, यहाँ आके ये भी अतिसंयुग्मी हाइड्रोजन होती है, अतिसंयुग्म भाग लेते हैं, पर मैं तो आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, उससे ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे। पड़ोस में देखो 3 और 2 5 नजर आ रही है, इधर पड़ोस में 2 ही नजर आ रही है हाइड्रोजन। sp3 अतिसंयुग्मन पढ़ लेना तभी समझ में आएगा। तो यहां से मैं क्या कहूंगा कि इसको पास यहाँ पड़ोस में 3 और 2 5 हाइड्रोजन है जो अतिसंयुग्म में से इलेक्ट्रॉन देती हैं, इसके पड़ोस में 2 ही हाइड्रोजन है, इसलिए ये ज्यादा स्थायी हो गया पहले वाला। ये ऑर्डर निकल कर आ गया, ये लो जी, इसमें कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। तो ये कार्य धनायन के स्थायित्व का क्रम एक तरीके से निकल कर आता है आपके पास। और बताते हैं आपको, देखो ये मेरे पास वलय है 3 कार्बन की, इस पर धनावेश है, ये 4 कार्बन की है, ये 5 कार्बन की है और ये 6 कार्बन की वलय है। तो होगा क्या, इसमें धनावेश तो एक जैसा ही नजर आ रहा है, पड़ोस में अतिसंयुग्मी हाइड्रोजन भी एक जैसी नजर आ रही हैं, लेकिन इसमें वलय तनाव के आधार पर अपन निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि बंद कोण 109 डिग्री का होना चाहिए। तो वलय तनाव इसमें क्या है, ज्यादा है। 3 कार्बन वाले में जो वलय तनाव ज्यादा है, इसमें वलय तनाव कम है, इसमें और कम है, इसमें और भी कम है। तो वलय तनाव जब कम होता है तो स्थायित्व ज्यादा होता है, और वलय तनाव जब ज्यादा है, वलय तनाव जब ज्यादा है तो स्थायित्व कम निकल कर आएगा। अगर इस पर धनावेश नहीं होता तो वलय की स्थायित्व का भी यही क्रम होता। समझे मेरी बात को। इसका संकरण जैसे sp2 हुआ, तो sp2 संकरण होने से बंद कोण 120 आना चाहिए, तो 120 की तुलना में 60 ही आ रहा है, तो 120 की तुलना में 60 काफी कम हो गया ना, तो वलय में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो वलय तनाव की वजह से ये निकल कर आ रहा है स्थायित्व का क्रम। और देखिए आप 7 नंबर, ये प्लस,
यहाँ सब में बराबर बराबर का स्थायित्व है। देखो इन सब में स्थायित्व बराबर आ रहा है, सब में स्थायित्व क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। लेकिन अब देखो यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, मुझे पता है कि ये तीनों प्रेरणिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन देते हैं। मैंने समझा दिया आपको कि एल्किल समूह का प्रेरणिक प्रभाव इलेक्ट्रॉन देने का, एल्किल समूह का इलेक्ट्रॉन देने का प्रभाव है प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा। साथ में ये हाइपर कंजुगेशन भी लगाता है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ऑर्थो पैरा पर। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर देख लेना बोले आप। तो ये हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये नहीं दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला स्थायित्व को बढ़ाता है। अगर मैं इससे तुलना करूं तो तीनों में इलेक्ट्रॉन बढ़ाए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन देने की, तो तीनों में इलेक्ट्रॉन देकर स्थायित्व को बढ़ाया जा रहा है, तीनों में इलेक्ट्रॉन देकर धनावेश के स्थायित्व को बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब ये चौथा सबसे बेकार है। ये तो मेरी समझ में आ गई, चौथा सबसे बेकार है। अब रह गई ये तीन। इन तीन में ये हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसलिए ज्यादा अच्छे हैं। यह हाइपर कंजुगेशन से नहीं दे रहा, इसलिए इन दोनों की तुलना में कम अच्छा है, कम स्थायित्व वाला है। तो मैं कह सकता हूं कम तो है पर इससे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि CH3 प्रेरणिक प्रभाव लगा रहा है। तो दो वाला उससे अच्छा तो होगा, पर इन दोनों से बेकार होगा। अब इन दोनों में ज्यादा अच्छा कौन, इन दोनों में देखना है कि हाइपर कंजुगेशन दोनों का बराबर लग रहा है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन और मेसोमेरिक प्रभाव दूरी पर निर्भर नहीं करते हैं। समझो, हाइपर कंजुगेशन और मेसोमेरिक प्रभाव दूरी पर निर्भर नहीं करते हैं। प्रेरणिक प्रभाव की बात करें तो इसका प्रेरणिक प्रभाव पास में ज्यादा लगेगा, ज्यादा प्रेरणिक प्रभाव से इलेक्ट्रॉन देकर इसके स्थायित्व को बढ़ा देगा। इसका मतलब पहले वाला जो है वो तीसरे वाले से ज्यादा स्थायी होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से स्थायित्व का ये क्रम चल रहा है। अपने पास और भी आएंगे क्या, कार्बन के स्थायित्व को बताने के लिए। ठीक है, और भी अपन क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो आप यहां तक इसको पढ़े समझे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन कुछ एग्जाम्पल लेकर आएंगे, जिनमें आप लोगों को अपन, है ना, जिसमें मैं आपको डायरेक्ट प्लस एम बताऊंगा क्या होता है। बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे वहां पर गलती करते हैं। तो एक तो मैं वो बताऊंगा, ठीक है कि नहीं, और आपको ब्रिजहेड कार्बन का भी एक एग्जाम्पल बताऊंगा। तो आपको 2-3 एग्जाम्पल मैं और बताऊंगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन आप लोगों को ये स्थायित्व क्रम अच्छे से समझना है, बार बार समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम में आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, और उस समय आपको मैं डायरेक्ट प्लस एम के बारे में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्रिजहेड कार्बन का भी आपको एक बताऊंगा एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे लेंगे उसको, जो है रीअरेंजमेंट वगैरह लेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए, है ना, इतना ही पर्याप्त आज। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।